दोस्तों नमस्कार। ओनली सिविल्स गो में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। यह 16 जनवरी 2022 का डीएनए सेशन, डेली न्यूज एनालिसिस सेशन है दोस्तों आपके लिए, जो हम पर डे बेसिस पर 5 से 6 बजे के बीच में लेके आते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये किस किस एग्ज़ाम के लिए, किस किस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यकीन खुद पर करना सीख जाओ, ये सबसे अच्छी बात है। खुद पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। आप खुद पर ही विश्वास करना शुरू करोगे तो दुनिया आप पर विश्वास शुरू कर देगी। तो ये आपका आज का 16 जनवरी 2022 का डीएनए सेशन है दोस्तों, डेली न्यूज एनालिसिस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम जो वन डे बेसिस पे होता है। ठीक है दोस्तों, वो एक कहावत है कि रिजल्ट पे ध्यान देकर अगर आप काम करोगे तो काम नहीं बनेगा दोस्तों। अगर आपको ध्यान देना ही है तो आप उन छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दो जो आप उस रोज़ उस रिजल्ट को पाने के लिए लेती हो। यही जो चीज़ है आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। तो इसलिए क्या ध्यान देना है, आप जो डेली जो आप कंसिस्ट हैं, आप डिसिप्लिन है, उस चीज़ों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ो दोस्तों, तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी दोस्तों। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, हाजिर है आपके सामने। हाल ही में किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी यानी अब तक का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान वाइट स्वान TU-160 बॉम्बर ने पहली उड़ान भर ली है दोस्तों। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने वाइट स्वान TU-160 बॉम्बर जो सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बना दिया दोस्तों? तो आप ऑप्शन A, B, C, D में से चूज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपका ऑप्शन ये है रूस। ऑप्शन नंबर C, यानी कि रूस ने ये उड़ान भर ली है और सुपरसोनिक जहाज बना दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? रूस। एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये आंसर बता रहे हैं आपको, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दे रहिएगा दोस्तों, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो ये जो वाइट स्वान जो मिशान है दोस्तों विमान है, सॉरी, ये एक मिसाइल बॉम्बर विमान है दोस्तों। यह 600 मीटर एल्टीट्यूड तक यानी कि 600 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है और यह 34 टन भारी पेलोड ले जा सकता है। मतलब 34 टन अगर आप माल इसमें ले जाएंगे तो ये कैरी कर सकता है। और यह 24 क्रूज मिसाइल डिलीवर कर सकता है एक साथ में, और बिना रिफ्यूल किए 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है ये विमान। तो ये रसिया के लिए बहुत ही डिफेंस में स्ट्रॉन्ग पावर बन गया है ये विमान, इसलिए रसिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि एक ऐसा बॉम्बर मिशन बनाया है, वो विमान बना के तैयार किया है जो बहुत अच्छे कारनामे कर सकता है दोस्तों। इसी रास्ते आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कर रहे हैं। इंपोर्ट के साथ साथ अब हम एक्सपोर्ट पर भी अपना ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि हम निर्यात कर रहे हैं। तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने वाला ऐसा कौन सा देश बन गया दोस्तों? ऑप्शन में से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर A, यानी कि ये बन गया है फिलीपींस। फिलीपींस दोस्तों ऐसा देश बन गया है, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। फिलीपींस ऐसा देश बन गया है जो कि इंडिया से ये मिसाइल खरीदने वाला देश बन गया है। तो ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फिलीपींस ने खरीदने की घोषणा की है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है। यह भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मस्कावा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की कहाँ से बहती है आप बता सकते हो? चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद आसाम से होते हुए ये कहाँ बहती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है दोस्तों, बांग्लादेश से होते हुए। अब ब्रह्मोस जो है ये क्या है, ब्रह्मोस के बारे में समझो। यह एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों। यह मिसाइल को हम सबमरीन पनडुब्बी जो होती हैं उससे, जो जहाज़ होते हैं बड़े बड़े पानी के जहाज़, वहाँ से, एयरक्राफ्ट से, और ज़मीन यानी कि लैंड से भी इसको हम छोड़ सकते हैं, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं? उड़ा सकते हैं दोस्तों। इसकी स्पीड जो है मैक में है, 2.0 मैक से लेके 2.8 मैक तक इसकी स्पीड होती है दोस्तों। और ये 2 स्टेज का इंजन इसमें कैरी होता है। पहले स्टेज में होता है इसमें ठोस यानी कि सॉलिड रॉकेट बूस्टर इंजन होता है, और दूसरे में होता है लिक्विड रामजेट यानी लिक्विड प्रोपल्सन इसमें काम करता है। तो 2 स्टेज का इंजन ब्रह्मोस मिसाइल में लगता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में
किस राज्य के राज्यपाल ने कोवा CSD ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? ये कोविड के लिए ऐप है दोस्तों, तो ये लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली। तो ऑप्शन देकर बताइए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर बता सकते हैं। तो ये किया है पंजाब के राज्यपाल ने। किसने? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। किसने किया है? पंजाब के राज्यपाल ने ये लॉन्च किया है। ए ऑप्शन इज राइट रिगार्डिंग दिस। तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी ने यह ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी। ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। और पंजाब में विधानसभा यानी कि जो MLA की सीटें होती हैं वो कितनी हैं? 117 सीटें हैं। 117 सीटें हैं। ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, लोकसभा यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो 13 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये था पंजाब। और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया दोस्तों? कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन करा दिया है? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन देके बताइए आप। तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। लक्षद्वीप ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करा दिया दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है? यानी कि उनकी जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम जो होता है उसकी एज लिमिट को बढ़ा दिया है दोस्तों। तो कौन सी ऐसी सरकार है जिसने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु को बढ़ा दिया है इस समय? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है दोस्तों। उड़ीसा सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की क्या है, उम्र को 32 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 38 वर्ष कर दिया दोस्तों। कितना? 38 ईयर्स कर दिया है। और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है? ये स्टेट सिविल सर्विस रूल 1989 एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है बताइए? IMF ने किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है, विश्व बैंक या यूनेस्को ने किया है दोस्तों? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे बोलते हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को जारी कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1971 में स्थापित हुआ था, 1971 में स्थापित हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों कौन कौन सी रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किए जाते हैं मैं बता देता हूँ। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा दिया है? यानी कि 900 अमेरिकी मिलियन डॉलर का ऋण दिया दोस्तों। कौन सा ऐसा देश है जो इस समय अपने डॉलर की वजह से या अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से किसमें है? बहुत मंदी में चल रहा है, बहुत रिसेशन में है एक तरीके से। तो कौन है? श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। इस समय बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में चल रहा है दोस्तों। तो यह भारत ने श्रीलंका को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है क्योंकि इस समय श्रीलंका की आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? वर्स्ट है, थोड़ा सा कमज़ोर है। और जलडमरू मध्य जो है पाक स्टेट में, जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है दोस्तों। श्रीलंका आयात के भुगतान के लिए डॉलर की कमी के कारण लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है। वहाँ पर श्रीलंका में इस समय अगर आप बेड लेने जाओगे तो बहुत ही महंगा मिलता है, बहुत सारे रुपए आपको देने पड़ते हैं। तो इस समय जितनी भी निडी या बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन में बताइए कौन सी राज्य सरकार है इसने नई नर्सिंग नीति की मंजूरी दे दी है? तो ये हरियाणा।
हरियाणा सरकार ने हाल ही में नर्सिंग नीति को लागू किया है दोस्तों, नई नर्सिंग नीति को, क्योंकि कोविड का दौर है, ओमिक्रॉन, डेल्टा क्रोन, बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं और देश में इस समय हालात थोड़ा सा कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं दोस्तों। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने नई नर्सिंग नीति को लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य दोस्तों, कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करने वाला है? विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की बात हो रही है दोस्तों। कौन सा राज्य है? तो यह है केरल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केरल जो है पहली बार दोस्तों विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। तो अब देखिए एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। केरल राज्य जो है विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। इस चैंपियनशिप में कम से कम 8 देशों के भाग लेने की उम्मीद है दोस्तों। इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो प्रोग्राम है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है भारत में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पर? भारत के केरल में दोस्तों। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स गेम से देखो, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? हरियाणा में हुआ। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ पर हुआ? UAE और ओमान में हुआ। वहीं ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुआ दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, अब कुछ फैक्ट और फिगर केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुई। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है और इसमें 14 ज़िले हैं। केरल में कितने? 14 ज़िले हैं दोस्तों। और इसके जो गवर्नर हैं केरल के वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर साहब हैं। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन किस हैं? केरल के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। केरल में विधानसभा की 141 सीटें हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट मैचिंग के लिए पूछ लेता है PCS RO या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो MLA जो असेंबली की सीटें हैं वो कितनी हैं? 141 सीटें हैं। MP यानी कि लोकसभा की 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं केरल में दोस्तों। SDG इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, उसमें केरल का नंबर 1 पर है केरल। उसके बाद नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश और नंबर 3 पर तमिलनाडु का स्थान काबिज है, यानी कि तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है दोस्तों। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 17 गोल्स हैं दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। आप बताइएगा 1 से 17 तक कौन कौन से SDG इंडेक्स है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? यानी कि भी ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड दिया गया है बैंकिंग के लिए, यानी कि प्राइवेट बैंकों के लिए। तो उसमें भारत की ऐसी कौन सी बैंक है जिसे सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक यानी कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया दोस्तों? तो बताइए कौन सा है? तो यह HDFC बैंक। सी इज द राइट आंसर। कौन सी है? HDFC बैंक है जिसको सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। तो HDFC बैंक को टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित पत्रिका में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। ठीक है, यह पुरस्कार पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, सामाजिक और शासन, डिजिटलीकरण, संचार और उसमें तेजी लाने के योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का किसको अवार्ड मिला है? तो वह है HDFC बैंक, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ष 2020 में हुआ जो ओलंपिक है उसमें कितने मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले एथलीट डियोन लैंडोर का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों? किसका? डियोन लैंडोर का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। तो ये 2020 का ओलंपिक, पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ है, उनका निधन कितने मीटर दौड़ में भाग लिया था उन्होंने? तो वो लिया था 400 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डियोन लैंडोर का जो हाल ही टेक्सास अमेरिका में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया है, उन्होंने 2020 के ओलंपिक जो कि टोक्यो जापान में हुआ था उसमें 400 मीटर की रिले दौड़ में क्या लिया था? भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, और टेक्सास में कार दुर्घटना में उनका एक निधन हो गया है। इनका जन्म 1992 में त्रिनाद एंड टोबैगो जो एक देश है वहाँ पर हुआ, और ये एक कैरेबियन देश है दोस्तों जो मैक्सिको के बराबर में है, और ये नॉर्थ अमेरिका के नीचे आप देख सकते हो मैप में जाकर।
क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है दोस्तों? क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? अभी इसरो ने किया है, सॉरी, किस मिशन के लिए क्या है पूछ रहे हैं? मिशन कौन सा है? ब्रह्मोस मिशन है, गगनयान मिशन है, चंद्रयान मिशन है या मंगल मिशन है दोस्तों? तो अभी देखो हाल फिलहाल जो चर्चा में है सबसे ज़्यादा वो है गगनयान मिशन। आप थोड़ा सा माइंड का यूज कर सकते हो क्योंकि मंगल मिशन पुराना है, 2017-18 में हुआ था शायद, नहीं 14-15 कब हुआ था एग्जैक्टली याद नहीं। चंद्रयान मिशन भी अभी आगे आने वाला है और हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो गगनयान मिशन जो है चर्चा में, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप थोड़ा सेंस ऑफ कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं आप अपना और आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया? गगनयान मिशन जो है राइट आंसर है। तो इसरो ने यानी कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन अनुसंधान संगठन ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए एक सफल परीक्षण किया है दोस्तों। यह प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्र, ये जो परीक्षण कहाँ से किया है? ये किया है प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स केंद्र महेंद्रगिरी तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ से ये 720 सेकंड की अवधि के लिए सफल परीक्षण किया गया दोस्तों। कितनी? 720 सेकंड के लिए। अब 720 सेकंड का मिनट बना सकते हैं दोस्तों, करीब करीब 12 मिनट हो गया। ठीक है, 12 मिनट के लिए सफल परीक्षण किया गया दोस्तों। अब इसरो का समझो, देखो इसरो की स्थापना, पहले इसरो को क्या कहते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर, इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को हुई थी। यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि जो स्पेस का डिपार्टमेंट है उसके अंडर में काम करता है। और इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु में है। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले इसके नए अध्यक्ष बने हैं। किसकी जगह बने हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। चलो मैं बताता हूँ, ये के सिवान की जगह क्या है? एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज तक का आपका डीएनए सेशन, डेली न्यूज एनालिसिस दोस्तों। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको पसंद आ रहा होगा। मेरे सभी दोस्तों से बहुत बहुत विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा निवेदन है, आप इतना थोड़ा सा भी करेंगे हमारे लिए तो हमें बहुत खुशी मिलेगी और हमें बहुत अच्छा मिलेगा। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों। देखने के लिए आपको इतना सा हमारे लिए प्यार देने के लिए, बहुत ज़्यादा मिशन करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।